वोट मांगने आते तब क्या करते हैं? क्या मम्मी जी और आंटी जी, अरे ध्यान रखिए हमारा ऐसे में मतलब जूते देने चाहिए। जो भी जीत कर जाता है वापस कभी दर्शन भी नहीं देता है। और सामुदायिक भवन के लिए रामलाल जी ने हाँ करी थी। वोट के समय तो दिन रात उनके जूते घिसालेंगे आके, फिर तो शकल ही नहीं दिखावे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग किसी पार्टी को इतना पसंद करते हैं कि वो पार्टी से ज्यादा उस पार्टी के लिए लड़ते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में लड़ते हैं, फैमिली ग्रुप में लड़ते हैं, कभी कभी तो रिश्ते तोड़ने तक की नौबत आ जाती है। चीनी 70 रुपए किलो, एक अपने गेस्ट का आदर करने के लिए हर घर में होती है चीनी। लेकिन क्या हो जब यही सबसे कट्टर समर्थक खुद अपनी ही पार्टी से एक सवाल पूछने लग जाते हैं। हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। आज की कहानी यही है और अंत तक बने रहना, क्योंकि जिस मोड़ पर यह कहानी खत्म होती है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता सबसे दिलचस्प है। भाजपा पैसा भेजने वाली आप लोगों के खाते में कह रही है। नहीं चाहिए हमें पैसा, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? इधर से लेते हैं तो इधर से महंगाई करते हैं। क्या आपको पता है 2024 के बाद से भारतीय राजनीति में एक चीज धीरे धीरे बदल रही है, और वो सबसे मजेदार बात यह है कि बदलाव सिर्फ विपक्ष के खेमे में नहीं हो रहा है। सवाल अब बीजेपी के अपने समर्थकों के बीच ही उठने लगे। वो लोग जिन्होंने सालों तक पार्टी को वोट दिया, सोशल मीडिया पर उसका बचाव किया, हर आलोचना के सामने ढाल बनकर खड़े रहे, और आज उन्हीं में से कुछ लोग अंदर खाने बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। फाइनल बीजेपी का समर्थक हूँ, पदाधिकारी हूँ, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा है कि गलियों में निकलने में शर्म आती है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पदाधिकारी शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं। अच्छा। लेकिन इतनी दिक्कत हो रही है कि लोगों ने झांसा दे दे के आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज तक हम गलियों में निकल नहीं सकते शर्म से। और आपको पता है राजनीति का एक सीधा सा नियम है, चुनाव सिर्फ उस दिन नहीं हारा जाता जिस दिन काउंटिंग होती है। चुनाव उससे बहुत पहले लोगों के दिमाग में हारना शुरू हो जाता है। जो घटनाएं अलग अलग करके देखोगे तो मामूली लगती है, और पता है जब इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर साथ में देखो तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनती है। और ये तस्वीर बीजेपी के लिए उतनी कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। अगर विकास हमेशा खोजता हूँ, नजर नहीं आता। और सुनिए, अगर विकास का यही पैमाना है ना भैया, तो कांग्रेस 63 रुपए में पेट्रोल देती थी, वही ला दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार से, क्योंकि बीजेपी पार्टी को सबसे बड़ा झटका यहीं पे लगा है। बांकीपुर सीट कोई साधारण सीट नहीं थी, ये सालों से बीजेपी का मजबूत किला था और माना जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पर आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो बहुत ही उलटफेर हो गया। सामने खड़े थे प्रशांत किशोर और दूसरी तरफ बीजेपी का दूसरा लीडर खड़ा था। नतीजा जब सामने आता है तो बीजेपी वहां पर हार जाती है, वो भी 19,000 से ज्यादा वोटों से हार जाती है। जिस जमीन को पार्टी ने अपनी सबसे पक्की जमीन मानी थी, वो जमीन अचानक पैरों से खिसक जाती है। अब सबसे बड़ा झटका इसलिए लगता है क्योंकि यहीं से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट नितिन नवीन चुनाव जीते थे और वही सीट बीजेपी बिहार में हार जाती है। अब कोई कहेगा कि अरे भाई उपचुनाव था, एक सीट से पूरे देश का मूड तय थोड़ी ना होता है, और ये बात एकदम सही है। एक उपचुनाव से नेशनल ट्रेंड तय नहीं किया जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक उसी दौर में एक और राज्य हमारे मध्य प्रदेश में भी चुनाव था और यहाँ पर भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। हमारे सीएम मोहन यादव जी ने पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री लगा दी थी दतिया चुनाव के लिए, लेकिन वहां कभी परिणाम बीजेपी के फेवर में नहीं आता। यहाँ पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 वोटों से हरा दिया, और ये कोई मामूली हार नहीं थी, क्योंकि यहाँ से पूर्व में बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीतते थे, लेकिन वो भी पिछला चुनाव हारे थे और इस बार फिर से बीजेपी वहां पर हार गई। इसके कारण दतिया की पूरा जिला संगठन इकाई को भंग कर दिया गया। यानी पार्टी ने खुद मान लिया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और इतना गड़बड़ कि पूरी टीम को ही बदलना पड़ा। अब यहाँ असली सवाल आता है कि बांकीपुर अलग घटना थी, दतिया क्या अलग घटना थी? शायद नहीं, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजहों से लोग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट करने लगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुनना और समझना चाहिए कि लोग भाई नाराज क्यों है। लेकिन अगर लोगों को लगे कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, तो ये नाराजगी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। वो पहले सोशल मीडिया पर फूटती है, फिर घर के डाइनिंग टेबल की बहसों में शामिल हो जाती है, और आखिरी में सीधा वोटिंग बूथ पर चली जाती है। राजनीति में हारना कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी हारती है, हर सरकार को कभी न कभी हार का झटका लेना ही पड़ता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज हार नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है अपनी हार की गलत वजह समझ लेना। कभी कांग्रेस की भी 484 और इंदिरा गांधी राजीव गांधी के समय 400 से ज्यादा सीट थी, लेकिन उनका भी घमंड एक दिन टूटा और वो भी 55 और 90 सीट पर सिमट गए। इसलिए अगर आप सोचते रहो कि जनता को समझ ही नहीं आया है या हर आलोचना किसी साजिश का हिस्सा है, तो आप असली बीमारी को कभी पकड़ ही नहीं पाओगे और सिर्फ लक्षण को कोसते रह जाओगे। और लोकतंत्र में जनता को हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, चाहे आपकी सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार तो 50,000 देने जा रही, खुश हैं आप लोग? ये देंगे भी तो पैसा ले लिया जाएगा और वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वोट नहीं दिया जाएगा। पैसा ले लेंगे आप? हाँ ले लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे बिल्कुल। अब जरा सोचिए,
बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सिर्फ पार्टी नहीं, एक फौज जैसा लॉयल सपोर्ट बेस था। ऐसे लोग जो सिर्फ चुनाव के मौसम में नहीं जागते थे, वो रोज नैरेटिव के लिए लड़ते थे, कभी फैमिली ग्रुप में डिबेट करते थे, कभी दोस्तों से रिश्ते तक खराब कर बैठते थे, जिनके लिए बीजेपी सिर्फ एक कोर वोट पार्टी नहीं थी, एक पहचान बन चुकी थी। और अब वही सबसे वफादार लोग सवाल पूछने लगे हैं, क्योंकि लॉयल वोटर की एक खासियत होती है, वो अचानक नहीं छोड़ता, वो पहले समझता है, फिर सवाल पूछता है, फिर नाराज होता है और आखिर में एक दिन चुपचाप हो जाता है। और राजनीति में वोटर का चुप हो जाना उसके गुस्से से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि गुस्सा तो दिख जाता है, चुप्पी नहीं दिखती और वो सीधा ईवीएम में जाकर बोलता है। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं भगवान की। और पता है, बीजेपी की असली लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं है, असली लड़ाई परसेप्शन की भी है। जब सीजेपी पार्टी बनी, छात्र सड़क पर आए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जब पॉलिसी गलत हो तो जनता का गुस्सा फूटना लाजिम है। 20 दिन से ज्यादा होने तक के बच्चों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करा, वहां पर बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, पूरे नेशनल वाइड ये फुटेज वायरल हुई और वही इमेज जनता की आंखों में बस गई। इसलिए जब किसी पॉलिसी पर जनता का गुस्सा फूटता है, तब सरकार का जवाब क्या होता है? सवालों का जवाब या सवाल पूछने वालों पर ही सवाल। यहीं से नैरेटिव बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार हर फैसला सही नहीं ले सकती। गलतियां हर सरकार में होती है। लोग गलतियों से उतना नाराज नहीं होते जितना इस बात से होते हैं कि उन्हें लगे कि कोई उन्हें सुनने वाला ही नहीं। वोट मांगने आते तब क्या करते हैं? जाता है, मम्मी जी, आंटी जी, अरे ध्यान रखिए हमारा, ध्यान रखिए हमारा। ऐसे में मतलब जूते देने चाहिए। जो भी जीत कर जाता है वापस कभी दर्शन भी नहीं देता है। अदरवाइज कॉलोनी में कभी उनकी शक्ल नहीं देखी। क्या क्या गारंटी का आपको अगर ये वोट दे दें तो आप ऐसे ही कर देंगे? अगर ये हमें वोट देंगे तो मैं इष्टा नहीं हूँ। इन्होंने पिछले जो पार्षद है उनको देखा नहीं पिछले 10 वर्ष से। मेरे को ये हमेशा देखेंगे। मेरा घर यहीं पे है और इनके आधी रात को भी काम पड़ेगा तो मैं यहाँ पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर नहीं कर पाए तो सुन लिया ना, लट बजाएंगे। लट बजाना है, वो तो करने पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि यही और एक और मजेदार पेच है। मान लीजिए किसी राज्य में स्कूलों को लेकर ऐसे आदेश या रिस्ट्रिक्शन की खबर आती है, जिससे लोगों को अब लगे कि ग्राउंड रियलिटी देखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मीडिया और सोशल मीडिया क्रिएटरों को स्कूल की बदहाली दिखाने तक का हक न दिया जाए, उन्हें स्कूलों में जाने से रोक दिया जाए, तो यहाँ पर भी सरकार की पॉलिसी विफल होती है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के गृह जिले में ही एक सरकारी स्कूल तबेले में चल रहा था। उसी को दिखाने मीडिया पर्सन जाते हैं और वहां पर सीजीपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका भी जाते हैं, जिन्हें वहां पर मार पीट के भगा दिया जाता है और जिनकी कार के शीशे भी फोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब मीडिया पर्सन प्रिंसिपल से सवाल पूछते हैं, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कैमरे में लाने से किस बात का डर है? कितनी जर्जर हालत है। टीन शेड एक लगाया है आपने और टीन शेड में देखिए वो आधा गिरा हुआ है। हम ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। आप बाहर जाइए सर। नहीं, मतलब जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है और जहां ट्रांसपेरेंसी कम होती दिखाई देती है, वहां पर शक अपने आप ही बढ़ जाता है, चाहे सरकार की नीयत कुछ भी रही हो। एक मजबूत सरकार वो नहीं होती जिस पर सवाल ना उठे। एक मजबूत सरकार वो होती है जो सवालों का जवाब दे सके और कहे कि हमारे स्कूल आकर देखो, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब सरकार खुद ही अपनी पॉलिसी और अपने कामों को छुपाए तो इससे बड़ा शर्म का हिस्सा कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो मुद्दा सीधा हर घर के पेट्रोल पंप वाले बिल से जुड़ा हुआ है, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार ने इसे किसानों की कमाई और स्वच्छ ईंधन का मास्टर स्ट्रोक बताया था और खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी माना था कि कुछ गाड़ियों में 3 से 5% तक माइलेज गिर सकता है। लेकिन असली वजह तब आया जब आम कार मालिक खुद सोशल मीडिया पर आकर बताने लगी कि उनकी गाड़ियों का माइलेज गिर रहा है। E20 फ्यूल कैसे लोगों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं, आ जाऊं मैं बताता हूं। अब देखो, इंजन में दिक्कत आ रही है और जिस मंत्री का इस पॉलिसी का चेहरा माना जा रहा था, यानी नितिन गडकरी, उन्होंने इसका जवाब कुछ यूं दिया, आप और मैं इसका माइलेज चेक नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनियां ही बता सकती। लेकिन उन्हें कौन बताए कि भाई आजकल डिजिटल डैशबोर्ड आने लगे, उन पर ऑलरेडी माइलेज शो होते रहता है। आप जनता को सीधे मीडिया में आकर झूठ बोलते हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती होगी आपको। और इतना ही नहीं, जब आलोचना बढ़ी तो नितिन गडकरी ने पूरा इसका विरोध किया, पेड कैंपेन बता दिया। यानी जनता की शिकायत असली नहीं बल्कि एक साजिश थी। ये सुनकर तो आम आदमी भी हंस पड़ेंगे कि भाई कैसा मंत्री बनाया हमने। और जब क्वेश्चन पूछे गए कि भैया पेट्रोल के रेट कम कर दो, तो कहने लगे मैं तो रोड मिनिस्ट्री का मिनिस्टर हूँ और मुझे पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं पता, आप जाकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछिए। अब और आगे सुनिए, इसी इथेनॉल की कहानी का एक मीठा सा ट्विस्ट ये भी है, शक्कर।
जो गन्ना पहले चीनी बनाने में इस्तेमाल होता था उसका बड़ा हिस्सा अब एथेनॉल बनाने में जाने लगा है। नतीजा ये हुआ कि देश में 10 साल में पहली बार चीनी की कमी हो गई। कई शहरों में चीनी 70 रुपए से ज्यादा बिकने लगी है, जबकि कुछ महीने पहले चीनी 40 से 45 रुपए तक हुआ करती थी। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार को खुद को 31 अक्टूबर तक के 10 लाख टन कच्ची चीनी विदेश से मंगवाने की जरूरत पड़ी है। चीनी 70 रुपए किलो। एक अपने गेस्ट का आदर करने के लिए हर घर में होती है चीनी। अब क्या 250 ग्राम चीनी मंगवाओगे? भीख मंगवाओगे देश की जनता से? चीनी 44 रुपए से 77 रुपए किलो हो गई। चीनी की खपत एक छोटे से छोटा मजदूर भी अपने घर में करता है। वो देश जो कुछ साल पहले तक की दुनिया को चीनी बेचता था, हमारा चीनी में सरप्लस था, आज उसे बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। और 30 त्योहारों के इस मौसम में घर घर मिठाई बनती है, तब मिठास भी महंगी हो रही है। एक बिहार के मिनिस्टर तो कह रहे थे कि भैया चीनी महंगी इसलिए की गई है क्योंकि लोगों को डायबिटीज है, तो लोग शक्कर कम खाएंगे और बीमारियां कम होगी। अब कौन समझाए भाई कि त्योहार आने वाले हैं, लोगों को मिठाई की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए जनता को समझते देर नहीं लगती कि अच्छे दिन किसके आने वाले हैं, आम जनता के या मिठाई मालिकों के या गन्ना उत्पादक के। अब चलते हमारे मध्य प्रदेश की ओर, जहां एक और कहानी खुली, जमीन की कहानी। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर आरोप लगा कि उज्जैन और आसपास के इलाकों में उन्होंने भारी मात्रा में जमीनें खरीदी। जहां जहां सीएम साहब रोड्स बनवाते रहे, वहां वहां उनका परिवार और रिश्तेदार जमीन खरीदते रहे। समझना मुश्किल है कि डेवलपमेंट हो रहा था या लैंड इन्वेस्टमेंट। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में तो 100 से ज्यादा प्लॉट होने तक की बात कही गई है। कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया, मुख्यमंत्री बनने के बाद अचानक इतनी जमीन कैसे खरीदी गई? सरकार और परिवार की तरफ से सफाई आई कि पद संभालने के बाद से कोई भी जमीन नहीं खरीदी गई, लेकिन ये सिर्फ आरोप है और अदालत में इनका साबित होना बाकी है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक खुद पार्टियों के वरिष्ठ लीडरों ने मुख्यमंत्री बनने से पहले इस बारे में चेताया था। मतलब पार्टी को भी अंदाजा था कि आगे चलकर यही मुद्दा गले की फांस बन सकता है। अब एक और घटना जो कल परसों की है, यानी 21 अगस्त 2026 को, ठीक एक महीने पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ था, नतीजा ये हुआ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। अब उसी जंतर मंतर पर एक नया आंदोलन उठा, आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिसमें जनरल कैटेगरी के हजारों लोग जातिगत आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उठा रहे। दिन भर प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन शाम को तय समय के बाद भी भीड़ जमा रही तो दिल्ली पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज करी और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। दिल्ली पुलिस की सवर्णों पर क्रूरता, ये है लोकतंत्र, ये है देश आजाद। और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को कहना था कि हमें जबरदस्ती हटाया गया और कुछ पर लाठीचार्ज तक हुआ और उन्हें हिरासत में लेकर बस में भर कर ले जाया गया। पुलिस का कहना था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन नतीजा यही निकला कि एक और आंदोलन 2 दिन के भीतर ही खत्म कर दिया गया। चाहे मुद्दा कोई भी हो, तरीका एक जैसा ही नजर आया। अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखिए, बांकीपुर में हार, दतिया में हार, छात्रों और पॉलिसी से जुड़े सवाल, पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट, चीनी की महंगाई पर मंत्री का सफाई, मुख्यमंत्री की जमीन का विवाद और लगातार दूसरे आंदोलन का जंतर मंतर पर वैसे ही अंत होना, ये सब आपको अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन राजनीति में परसेप्शन टुकड़ों में नहीं बनता। लोग पूरी तस्वीर देखकर राय बनाते हैं और अगर वोटर को लगने लगे कि सरकार सुनती कम, लेक्चर ज्यादा देती है, तो समस्या धीरे धीरे शुरू हो जाती है। पहले वोटर सोशल मीडिया पर नाराज होता है, फिर चुनाव के वक्त थोड़ा लेस एंथुसिज्म होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो घर से निकलता ही नहीं और वोट भी नहीं डालता। हर नाराज बीजेपी का समर्थक कांग्रेस को वोट नहीं देगा, लेकिन हर नाराज समर्थक बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए भी निकलेगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता है। कितना असर पड़ा है चीनी का रेट बढ़ने से? 40 रुपए लोग खरीदता था तो 40 रुपए भी महंगा बुझाता था, अब कहाँ 70 रुपए 30 रुपए, बजट क्या हुआ? अब लगता है बीजेपी से सरकार कंट्रोल में नहीं रहेगा अब। और पता है, चुनाव जीतने और हारने के बीच अक्सर बस यही फर्क होता है। तो दोस्तों बताओ, बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती क्या हो सकती है? अपने ही लॉयल वोटर के बारे में ये मान लेना कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। राजनीति में इससे बड़ा भ्रम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वोटर किसी भी पार्टी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता। वो आपको सैलरी नहीं देता, न ही वो आपका गुलाम है, वो आपको मैंडेट देता है और मैंडेट कभी भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, बीजेपी की मुश्किल ये भी है कि वो अब सिर्फ अपने पुराने कोर वोटरों के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। उसे ओबीसी वोटर भी चाहिए, उसे दलित वोटर भी चाहिए, उसे युवा वोटर भी चाहिए, महिला वोटर भी चाहिए और अर्बन मिडिल क्लास और रूरल पॉपुलेशन दोनों का एक साथ वोट चाहिए। लेकिन जब आप हर ग्रुप को साथ लेने की कोशिश करते हो तो कई बार पुराने समर्थक को लगता है कि हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही और यहीं से एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। कोई भी पार्टी हो, उसका पॉलिटिकल एक्सपेंशन जरूरी है, लेकिन कोर बेस को नाराज करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है और दोनों के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता है। और इन नतीजों को देखकर यह कहना गलत होगा कि बीजेपी खत्म हो रही है या पूरे देश में एक जैसी लहर चल रही हो।
ऐसा कोई गंभीर विश्लेषण नहीं कहेगा, लेकिन ये कहना उतना ही गलत है कि ये नतीजा बेईमानी है, क्योंकि दोनों जगह पार्टी को अलग अलग वजहों से गंभीर झटके लगे हैं। बांकीपुर में नैरेटिव और वोटर डिससेटिस्फेक्शन की बात हुई, दतिया में कैंडिडेट चुनाव और संगठन की कमजोरी पर सवाल उठे, और सबसे बड़ा सबक यही है कि हर हार की वजह अलग हो सकती है, लेकिन अगर पार्टी हर बार से बहाने ढूंढने लगे तो कभी पैटर्न दिखेगा ही नहीं। और 2029 का चुनाव भी अभी बहुत दूर लगता है, लेकिन राजनीति में 5 साल पलक झपकते ही निकल जाते हैं। नैरेटिव आज बनता है, असर बाद में दिखता है। आज कोई स्टूडेंट नाराज है, आज कोई कार मालिक अपनी गिरती हुई माइलेज से परेशान है, आज कोई गृहिणी 70 रुपए किलो चीनी खरीदते हुए सोच रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे, आज कोई मिडिल क्लास वोटर सवाल पूछ रहा है, आज कोई पुराना वफादार समर्थक फ्रस्ट्रेटेड है। जरूरी नहीं कि वो आज ही पार्टी छोड़ दे, लेकिन राजनीति में लॉयल्टी भी बिल्कुल बैंक बैलेंस जैसी होती है। अगर आप लगातार विड्रॉल करते रहे तो ट्रस्ट वापस डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, और ट्रस्ट वापस डिपॉजिट न करो तो एक दिन अकाउंट खाली हो जाता है। और जब चुनाव आता है तब पता चलता है कि रैली में जुटी भीड़ और EMI में पड़े वोट, दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई भी पार्टी हमेशा के लिए नहीं होती, कोई भी नेता हमेशा अनबीटेबल नहीं रहता, और कोई भी वोटर हमेशा वफादार नहीं रहता। लोकतंत्र का यही नियम है। आप जनता को इंस्पायर कर सकते हो, बड़ी बड़ी जीत हासिल कर सकते हो, लेकिन आप जनता को हमेशा के लिए ओन नहीं कर सकते। और बीजेपी के लिए शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या पार्टी अपने ही समर्थकों के फ्रस्ट्रेशन को सुन रही है या सुनकर बैठी है। ये लोग चाहे जितने भी नाराज हो, अगली बार वोट हम ही को देंगे, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी गलती हारना नहीं है, सबसे बड़ी गलती यह है कि हार आने से पहले उनके संकेतों को नजरअंदाज कर देना। और अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा, असली सवाल यह है कि आप बीजेपी अपने ही लोगों की बात सुन रही है या सिर्फ ये मानकर चल रही है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि जनता बहुत कुछ सह सकती है, बहुत कुछ भुला सकती है, लेकिन एक चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, टेकन फॉर ग्रांटेड होना। और जिस दिन एक वोटर को ये लगे कि उसकी जरूरत सिर्फ चुनाव वाले दिन ही है, उस दिन वो एक फैसला कर लेता है। इस बार शायद नहीं। तो कमेंट में बताओ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे और झटके आएंगे, और अगर आपको ये लगता है कि ये सब टेम्पररी है और अगले चुनाव तक सब कुछ भुला दिया जाएगा, आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। मैं हूं हेमंत सोलंकी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।